मॉर्निंग अगेन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड लेक्चर में हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी लास्ट डे हमने शुरू किया था, जल्दी से उसको एक बार रिकॉल करेंगे और आज हम लोग डेरिवेशन काफी करेंगे। हम लोग आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से और इस पूरे चैप्टर के अंडरस्टैंडिंग के व्यू से। ठीक है, देखते हैं। Today's date is 16th of June. Let's see. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जल्दी से रिकॉल करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सिंपल सिंपल बोला था, इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T। ठीक है, इसका यूनिट हमने बताया था, यूनिट क्या होता था इसका, एम्पियर। इसका यूनिट होता था एम्पियर। स्केलर क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता था, ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। उसके बाद हमने बात किया था एवरेज करंट। एवरेज करंट के बारे में हमने बात किया था, आई एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। एक ब्रीफ समरी दे रहा हूं। इंस्टेंटेनियस करंट मतलब किसी एक वक्त का करंट। तो हमने बताया था कि ये लिमिट कितना होता है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। मैथ्स में ये आप लोग पढ़ोगे, मैथ्स में ये पढ़ोगे, जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाता है, या अभी पढ़ाई हो भी रही होगी, तो इसी को कह देते हैं हम लोग डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, मैथ्स में पढ़ना होता है आपको, कैसे हम लोग अभी अभी तुरंत हो भी रहा है शायद अभी। तो लिमिट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी अगर गैप बहुत ही छोटा हो जाएगा तो उसी को डी क्यू बाई डी टी कहते हैं। ठीक है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चल रहा है जिसमें हो रहा होगा आपका। आगे बढ़ते फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की बात की। हमने बताया था आपको कि मटेरियल के अंदर बेसिकली तीन तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है हमारे पास न्यूक्लियस, दूसरा होता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा होता है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमने बताया था आपको कि ये न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड होते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, ये इसको कहते हैं बाउंड चार्जेस। इसको कहते हैं फिक्स्ड और बाउंड चार्जेस। बाउंड चार्जेस। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ये होता है जो कंट्रीब्यूट्स इन करंट। कंट्रीब्यूट्स इन करंट। यानी याद रखिएगा, करंट में कंट्रीब्यूट सिर्फ एक चीज करता है, वो कौन सा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जिसमें ज्यादा होगा वो बेटर कंडक्टर होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का नंबर जिसमें कम होगा वो बुरा कंडक्टर होगा। इसी तरीके से हमने तीन पार्ट में कैटेगराइज किया है, एन हायर और इंसुलेटर में एन लोअर। बीच बीच की बात में तो सेमीकंडक्टर कह देते हैं। एन बोले तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट बोले। आगे बात करते हैं। मैंने उसके बाद आगे बात किया था कि इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर्स में कैसे फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट अगर कंडक्टर्स में फ्लो करना है तो हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सक्सेसिव कोलिजन करते हैं बिटवीन टू बाउंड चार्जेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं। इसी रैंडम मोशन की वजह से हमने बोला था कि इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो होता है किसी, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स का अगर देखेंगे हम लोग तो कितना आया था, इट केम टू बी जीरो। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जीरो। इसीलिए हमने बोला था कि अगर किसी वक्त हम करंट देखना चाहते हैं तो करंट भी कितना होगा, जीरो। क्योंकि कोई पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई नहीं किया है। तो हमने देखा कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम है, तो हमने किसी सेक्शन पे चेक किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं रैंडम मोशन में, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन ऑन द एवरेज राइट टू लेफ्ट भी आ रहे हैं। तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, अगर एवरेज वेलोसिटी जीरो है मतलब इलेक्ट्रॉन का मोशन किसी एक डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि नेट फ्लो ऑफ करंट जो होगा किस सेक्शन से वो क्या होगा, जीरो। क्या ये यहां तक सबको क्लियर है, से यस। क्या सबको यहां तक क्लियर है?
ये सब डेरिवेशन हमने लास्ट डे कर लिया है, तो मैं इसको दोबारा रिकॉल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हमने बात किया था एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने देखा था कि मान लीजिए हम एक इस कंडक्टर के अक्रॉस हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें, अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें तो क्या होगा? अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई कर दें तो क्या होगा? अगर हम बैटरी लगा दें तो क्या होगा? तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? एक पॉजिटिव हो जाएगा और एक नेगेटिव हो जाएगा, और इसके वजह से हमारा क्या हो जाएगा? एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? एक हमारा क्या हो जाएगा? फील्ड क्रिएट हो जाएगा। अभी हमारा एक फील्ड क्रिएट हो गया। फील्ड क्रिएट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा? एक हमारे पास फोर्स लगेगा। कितना? याद नोट्स में देखते रहिए सब लोग। कितना लगेगा? E इंटू ई लगेगा। ठीक है, तो हमने देखा हर एक इलेक्ट्रॉन पे क्या लग रहा है? एक फोर्स लग रहा है E इंटू ई। तो क्या हमने देखा था? क्या हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है? क्या हर एक इलेक्ट्रॉन पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है अपना? कितना? -E/m इंटू ई। क्लियर है? तो हमने देखा कि अब हमने देखा कि एवरेज वेलोसिटी कितनी हो रही है। एवरेज वेलोसिटी तो हमने जानते थे, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना अपना एवरेज वेलोसिटी होगा। तो हमने क्या निकाला? हम हर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी फाइनल वेलोसिटी होगी एक्सेलरेशन के बाद। तो हमने देखा कि फाइनल एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना आया? एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू आया -E/m इनटू टाउ। बोलिए, क्या मैं डेरिवेशन दोबारा कराऊं? क्या ये क्लियर है क्या सबको? क्या ये डेरिवेशन आया था क्या एवरेज वेलोसिटी का? -E/m इनटू टाउ। क्या ये सबकी कॉपी में लिखा हुआ है? -E/m इनटू टाउ। तो हमने क्या देखा? फर्क क्या हुआ कि जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड नहीं था उस वक्त हमारी एवरेज वेलोसिटी 0 थी, लेकिन जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तब हमारी एवरेज वेलोसिटी आई E/m इनटू टाउ। क्लियर है क्या? E/m इनटू टाउ। इसी एवरेज वेलोसिटी का नया नाम देते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। याद रखिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से ही करंट स्टेब्लिश होता है। अगर मैं अब बात करूंगा, अगर मैं अब किसी क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करूंगा, तो अब इस ड्रिफ्ट होने की वजह से एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मेरा एवरेज वेलोसिटी 0 था तो हम लोग क्या मानते थे कि नेट फ्लो ऑफ करंट क्या है? 0। लेकिन अब हमारा एवरेज वेलोसिटी 0 नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन एक तरफ, एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं, इसका बहुत बढ़िया से एग्जांपल देखना है तो आप समझिए। मान लीजिए ये एक पाथ हमने बनाया है इलेक्ट्रॉन के मोशन का। ये इलेक्ट्रॉन के मोशन का है विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। ये विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या फर्क होगा? ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर जाता है। इलेक्ट्रॉन के पाथ में फर्क ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसा मूव करेगा। हमने क्या देखा? इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से हल्का सा क्या हो गया है? डेविएट हो गया। इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से हल्का सा डेविएट हो गया। हल्का सा क्या हो गया? डेविएट हो गया। दैट इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट। इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट। इज इट क्लियर क्या? ये मैं इस बात को लिख देता हूं, आफ्टर पोटेंशियल डिफरेंस, आफ्टर अप्लाइंग potential difference, आफ्टर अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है वो अपने पाथ से हल्का सा शिफ्ट कर गया है। हल्का सा एक डायरेक्शन में क्या कर गया है? शिफ्ट कर गया है। क्लियर? यही होता है ड्रिफ्ट, यही होता है ड्रिफ्ट। और यही जो ड्रिफ्टिंग की जो स्पीड होती है उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या सबको ये क्लियर है क्या? बताइए, इज दिस क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिए, द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपने लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, वेर यू नो टाउ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये वाला पार्ट जरूर ड्रॉ कीजिए जो मैंने बनाया है, इलेक्ट्रॉन के पाथ में क्या चेंज होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में अगर याद रखिए तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही कम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम नहीं है क्या? गौर से देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो ऑर्डर होता है वो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड के रेंज में होता है, बहुत ही कम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, और हमारा थर्मल मोशन, जो पहले हमारा मोशन हो रहा था, थर्मल मोशन, जो हमारा थर्मल मोशन है, थर्मल मोशन उसका ऑर्डर जो होता है, उसका जो ऑर्डर होता है वो लगभग 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड होता है। गौर से देखिए, ये थर्मल थर्मल स्पीड, ये क्या है? थर्मल स्पीड, थर्मल स्पीड याद रखिएगा, ये ऑर्डर बड़ा काम आता है। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि सर थर्मल वेलोसिटी आपका 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड था, बहुत हाई, लेकिन उसके वजह से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, जस्ट ऑपोजिट टू द फील्ड अप्लाइड। अगर हमने फील्ड अगर अप्लाई किया है कुछ इस डायरेक्शन में, तो हमारी ड्रिफ्टिंग कैसे हुई है? हमारी ड्रिफ्टिंग उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई है। ड्रिफ्टिंग हमारी ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई है, क्लियर है? और इसी ड्रिफ्टिंग की वजह से करंट का फ्लो स्टेब्लिश हो गया है। होता क्या है समझो, एक समझो कि आपका एक वेव बड़े हाई स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है? अचानक उसमें हमने एक छोटा सा पल्स क्रिएट कर दिया है, तो पल्स जो हमने ये 10 टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकंड का ऐड किया है, वो पल्स भी एक तरीके से उसी स्पीड में ऐड हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकंड अलग से कुछ लगा है, वो उसी 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकंड में ऐड हो गया है। इसीलिए करंट जो एस्टेब्लिश होता है वो थर्मल स्पीड से अटेन होता है, ना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। आप लोग के मन में सवाल आना चाहिए, सर अगर इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटा है मतलब करंट तो बहुत स्लो डेवलप होगा। नहीं, करंट इज डेवलप्ड विद थर्मल वेलोसिटी ओनली। बस ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, छोटी सी वेलोसिटी है जो उसी वेलोसिटी में ऐड हो जाती है। क्या सबको ये ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ क्या? आदर्श ने सवाल पूछा है, डायरेक्शन मैटर्स क्या? आदर्श किस लिहाज से? आदर्श थोड़ा और क्लियर करना पड़ेगा, बोलिए आदर्श। आदर्श अनम्यूट कर रहा हूं, थोड़ा और क्लियर करें जो आप पूछना चाह रहे हैं। कांट अनम्यूट, ऐसा कहां बैठे हुए हो भाई? चलो जल्दी नोट करें इसको, माइक नहीं है, चलो जल्दी इसको नोट करें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात किया था, मैंने उसमें आज इतना ही आगे बढ़ाया है। शिवम ने एक बोला है, शिवम ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है। शिवम ने पूछा है, आप लोगों के लिए सुनने की जरूरत है, ये सबसे बड़ा सवाल है एक्चुअली। सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर इतना कम है तो इसको सिग्निफिकेंस दे ही क्यों रहे हैं? मैं एग्जांपल देता हूं शिवम। शिवम क्या होता है कि मान लीजिए आप एक पहाड़ के किनारे हो, ऑलमोस्ट एंड में हो, ठीक है, और एंड में हो और आप इक्विलिब्रियम में हो, नेट फोर्स क्या है? जीरो है। नेट फोर्स क्या है? जीरो है, मानते हो? मतलब आपका वेट भी ठीक ठाक फोर्स है, सब कुछ जीरो है, काफी फोर्स है। मान लो मैंने आपको एक 0.01 न्यूटन का एक फोर्स हल्का सा पुश कर दिया, आप एकदम एज पे हो, तो शिव आप गिर जाओगे क्या पहाड़ से? मतलब वो हल्का छोटा सा डिस्टर्बेंस भी क्या आपको फॉल करा सकता है क्या? वही केस यहां भी है। अगर आप यहां पे देखो तो थर्मल वेलोसिटी बहुत हाई है,
लेकिन हमारा एवरेज फ्लो क्या है, करंट का 0 है। एग्जैक्टली। मैं वहां पे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज कर रहा हूं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम राघवेंद्र यूज करना ठीक वर्ड नहीं होगा, इक्विलिब्रियम तो नहीं है। तो हमने देखा कि जब पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई नहीं किया था तो क्या था, तब करंट इलेक्ट्रॉन का फ्लो रैंडम था, ठीक है। जैसे ही आपने आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन्स हल्का सा एक डायरेक्शन में ज्यादा ड्रिफ्ट कर गए, हल्का सा, पर उसी के वजह से एक नेट फ्लो ऑफ करंट मिल गया हमको, एक नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया हमको, एक नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गया इस डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मिल गया, और इसी की वजह से क्या मिल गया अपने को, करंट मिल गया। आनंद ने बोला है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतना छोटा होता है, इग्नोर कर सकते हैं। याद रखना आनंद, ड्रिफ्ट वेलोसिटी छोटा होता है, बट ये ऐड होता है थर्मल वेलोसिटी से, और थर्मल वेलोसिटी में जैसे ही ये ऐड होता है तो ये एक डायरेक्शन में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में। मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, ये ब्लू, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो आप ऐसे चल रहे थे आराम से, मान लो हमने कोई फोर्स लगा दिया आप पे, तो आप कुछ नहीं हुआ, आपने बस इतना चेंज हुआ कि हल्का सा अपने पाथ से ड्रिफ्ट कर गए। आनंद मुझे ये बताओ, जहां आप पहुंचना चाहते थे आप पहुंचे क्या, इवन इफ इट्स वेलोसिटी इज वेरी लेस, क्या अपने आप पोजीशन से हल्का शिफ्ट नहीं कर गए क्या आनंद? क्या आनंद ये आप नहीं कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का सा एक डायरेक्शन की तरफ ड्रिफ्ट कर गया है? तो क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए होगा? नहीं, ये तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, हर इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से हल्का हल्का ड्रिफ्ट किया है। तो क्यों ना आप ऐसा मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक नेट फ्लो एक डायरेक्शन में हो गया है? बोलिए, क्लियर है क्या? कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड भाग के चला जाएगा। बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रॉन अपने पाथ पे ही रहेगा, बस हल्का सा अपने पाथ से ड्रिफ्ट कर जाएगा, क्योंकि मेरे जो ड्रिफ्ट है वो इतना थोड़े है कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड मूव करा देगा। बोलिए, डू यू ऑल अग्री विद दिस? क्या इलेक्ट्रॉन का इतना वेलोसिटी है क्या कि एक एंड से दूसरे एंड चला जाएगा? नहीं, इट विल जस्ट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम इट्स पाथ। हमारे मन में हमेशा से कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा तो इलेक्ट्रॉन जरूर एक एंड से दूसरे एंड चला जाएगा, पर ऐसा होता है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे ऐसा होता है क्या? सिर्फ और सिर्फ क्या पाथ से हल्का सा शिफ्टिंग नहीं होती है क्या? और हल्का सा भी इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से डेविएट किया तो करंट का फ्लो स्टेब्लिश हो जाएगा। क्या सबको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का? मैं अगेन कह रहा हूं, ये समझ लेना जरूरी है कि हम कभी इसको समझेंगे नहीं तो एग्जाम में भी लिख नहीं पाएंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक सिंपल सा एक स्मॉल एडिशन इन द एवरेज वेलोसिटी, स्मॉल एडिशन इन द वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। ये हर इलेक्ट्रॉन को हल्का सा शिफ्ट कर देता है, बात खत्म। हर इलेक्ट्रॉन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना करंट डेवलप करता है इसके बारे में हम बात करेंगे, आज ही बात करेंगे। एक सवाल पूछा है कि सर ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है? देखो नेगेटिव साइन में मैंने देखा है कि नेगेटिव साइन कहीं के नहीं भी लिखते हैं राघवेंद्र, पर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं। क्या आप अग्री करते हो क्या? मैं अगर बोलूं राघवेंद्र फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा? राघवेंद्र क्लियर है क्या? चलिए आगे देखते हैं। अगला हेडिंग डालें, फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझने की कोशिश करते हैं। और ये फिगर आप मत बनाइए, फिगर मत बनाइए। फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से भी शो करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। E/m into टाउ। क्लियर है? अच्छा हम ये बात पहले ही बात कर चुके हैं कि मान लीजिए लेंथ कितना है, ये L है,
तो हम जानते हैं कि E इंटू एल इक्वल्स टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिख लेंगे हम लोग। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E बाई एल, हम जानते हैं, सॉरी E इक्वल्स टू V बाई एल, E इक्वल्स टू V बाई एल, कोई दिक्कत है क्या इसमें? E इक्वल्स टू कह सकते हैं क्या, V बाई एल, तो हम लोग एक बड़े आराम से पुट कर सकते हैं कि हमारा जो फील्ड है E जो है, मैं सीधा सीधा मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, डायरेक्शन वेलोसिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम भी पुट कर दें क्या यहाँ पे, हम भी पुट कर दें क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू E टाइम्स B बाई ml इंटू टाउ। तो क्या आप ये बात नहीं कह सकते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस? बोलिए, क्या ये आप खुद नहीं सोच सकते थे कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा ड्रिफ्ट होगा? बोलिए, क्या आप कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? बोलिए, कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, ये एग्जाम में सब डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। किसी को कोई तकलीफ है तो बताइए, ये सब टॉपिक पर टाइम नहीं देते हैं। हाँ, आनंद आते, अब तो क्लियर ही हो गया, अगला तो क्लियर ही हो गया। और ये छोड़ो ना, मान लो मैं रिलेशनशिप नहीं देता हूं, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगा, और फील्ड बढ़ेगा तो ड्रिफ्टिंग बढ़ेगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा? इजंट इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इतना तो आप जानते हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, ड्रिफ्टिंग बढ़ेगी तो एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जो है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो करंट भी बढ़ जाएगा। क्या क्लियर है सबको पहला पॉइंट? यस नो कर दो, समझ में नहीं आया तो बता दो। अगला, तो क्या मैं अब सीधा सीधा नहीं कह सकता हूं, अब मैं क्या सीधा सीधा नहीं कह सकता हूं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर? बोलिए, क्या दिमाग लगाने की जरूरत है क्या इसमें? लिख लेना तुम लोग, एक लाइन लिख लो बस इसमें, मतलब अब मुझे ये भी लिखना पड़ेगा क्या कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, स्टेटमेंट लिख दिया करो, तब भी शॉर्ट में नहीं होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैंने तो थोड़ा चलो सीधा सीधा रिलेशनशिप लिख दिया है। नहीं नहीं आनंद, फिगर मत ड्रॉ करो, कितनी बार ड्रॉ करोगे, लिख लेना बस, बस इतना लिख लो, एल इज द लेंथ ऑफ, ये मैंने पहले भी फिगर में बनवा रखा है, देख लो, नहीं बनाया हो तो छोटा सा फिगर बना दिया करो। आनंद, आप लोग छोटा सा कोई फिगर बना दो हल्का सा, जो आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके कॉपी में लिखते वक्त कॉपी पेज पलटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मेरे पास नहीं होते, इसलिए मुझे फिगर हर में बनाना पड़ता है। आज की क्लास के एंड होते होते 10th सारा पढ़ा हुआ 10th का कॉन्सेप्ट हमें रिकॉल कर लेना है, ओम्स लॉ तक। जल्दी हो गया। तीसरा देखते हैं, याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने से क्या होता है। तो जब टेम्परेचर को आप चेंज करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के पास जो थर्मल एनर्जी है वो चेंज होती है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन के पास थर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन का थर्मल एनर्जी हाई होगा तो इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी बढ़ जाएगा, मानते हो क्या? इलेक्ट्रॉन का स्पीड भी दो कोलिजन के बीच बढ़ जाएगा।
और इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ जाएगा तो दो कोलिजन के बीच में टाइम नहीं घट जाएगा। तो क्या मैं नहीं कह सकता हूं क्या कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, thermal speed increases, thermal speed of electrons also increases. Hence, relaxation time decreases. याद है रिलैक्सेशन टाइम? याद है रिलैक्सेशन टाइम? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या? यहां पे टाउ की बात कर रहे हैं हम लोग। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का एवरेज टाइम। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में लिखवाया है T1 प्लस T2 अप टू Tn बाई n। टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। थोड़ा टाउ के बारे में और जान लेते हैं, याद रखिएगा। ये जो टाउ होता है ये ऑलमोस्ट 10 टू दी पावर माइनस 14 मीटर 14 सेकंड के रेंज में होता है, बहुत कम। टाउ जो होता है इसका ऑर्डर भी याद रखिए, जो मैं ऑर्डर बता रहा हूं ना, किसी दिन भी एग्जाम में मिल जाएगा आपको। टाउ का जो ऑर्डर होता है वो 10 टू दी पावर माइनस 14 सेकंड के रेंज में होता है। तो मैंने क्या बोला? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, थर्मल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन तेज हो गया तो क्या हो जाएगा? कोलिजन के बीच का टाइम घट जाएगा, और कोलिजन के टाइम का बीच का टाइम घट जाएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हम तो रिलेशनशिप से जानते हैं ना, हम तो रिलेशनशिप से जानते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। बोलिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ है। यानी अगर टेम्परेचर को हमने बढ़ाया तो हमारा टाउ घट गया, टाउ घट गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। तो हम कह सकते हैं हेंस VD डिक्रीजेस। क्या ये बात समझ में आई? मैंने बड़े सिंपल से कहा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज करेगा। इज दिस क्लियर? क्या ये पूरा रिलेशन क्लियर है? क्या टेम्परेचर से पहले क्या चेंज होगा? थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी से थर्मल स्पीड बढ़ेगा, थर्मल स्पीड बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी घट जाएगा। क्या ये पॉइंट पूरा क्लियर है? याद रहेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हो गया? थर्मल स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। या ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, ये पॉइंट का मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं कि टाइम हम तेज चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, उतनी ही बात है सीधा सीधा। अब इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा शब्द यूज करने की जरूरत नहीं है until we know don't know the direct relationship। we know कि हाँ स्पीड बढ़ेगा तो रिएक्शन टाइम घटेगा। चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। आई होप सबने लिख लिया होगा इसको। ओके, नोट इट डाउन जल्दी।
वैष्णवी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है कि सर आपने कहा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रहा है और इसके वजह से करंट फ्लो कर जा रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के फ्लो में क्या रिलेशनशिप है? ये हमारा टॉपिक है वैष्णवी, जो थोड़ी देर में आएगा। ठीक है, ये आप 2 स्लाइड पीछे हैं। वही मेरा मेन टॉपिक है। चलिए सर, ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होने की वजह से करंट फ्लो करेगा, पर कितना, कैसे? राघवेंद्र ने बोला सर V इक्वल्स E इंटू एल कैसे है? राघवेंद्र इतना ये तो याद होगा कि मान लीजिए आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो ये प्लस और माइनस टर्मिनल हो जाएगा, और इस दोनों एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V। क्लियर है? V है। अच्छा, आप भी जानते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो आपको भी पता है कि V होता क्या है। V अगर देखोगे तो क्या होता है, ई डॉट डी एल नहीं होता था, याद करिए, या E इक्वल्स टू V रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं होता था क्या? ये आपने नहीं पढ़ा था? याद है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक टर्म एनसीईआरटी में इंट्रोड्यूस किया गया है, जो एक दो बार डेफिनेशन भी पूछ दिया है, बस याद रखना है टर्म, इसका कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक लेना देना नहीं है। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लिखते हैं इसके बारे में, इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज drift velocity, drift velocity per unit, per unit electric field, per unit electric field. It is represented by, it is represented by इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, म्यू से क्या होता है? म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलोगे सर इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते ही हैं क्या होता है। ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है? कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लिख लो बस खाली डेफिनेशन, छोटा टर्म, थोड़ा सा जगह दे दो कॉपी में इसको, बस जल्दी नोट करें इसको। कोई लेना देना नहीं इसका हमारे टॉपिक से, कहीं यूज नहीं होने वाला ये चीज। एक नंबर में आ जाए तो छोड़ेंगे नहीं इसको। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शांति से लिख लो बस। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है अंजन, जल्दी।
जल्दी बच्चों, हो गया, लिख लिया? मैं आगे बढ़ूंगा। एक क्वेश्चन है स्क्रीन पे, जल्दी से सब लोग क्वेश्चन को पढ़ें। निधि मॉड ले लेंगे। कई जगह बुक में सॉल्व ही नहीं करता है निधि, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय फील्ड लिख देता है। एक क्वेश्चन को पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कौन करंट स्टेब्लिश करता है? क्या करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टेब्लिश करता है या करंट थर्मल स्पीड स्टेब्लिश करता है? याद रखिएगा, करंट हमेशा थर्मल स्पीड से स्टेब्लिश होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बस एक सब्जी में लगने वाला तड़का है, वो थोड़ा सा एडिशनल चीज है बस। ये एक्चुअली आपके उस सवाल का जवाब भी काफी हद तक देता है। और पूरा एक तरीके से आपके उस सवाल का आंसर देता है। आदर्श ऑर्डर जब लिखते हैं ना, तो ऑर्डर एग्जैक्ट नहीं होता है। 10⁵, 10⁵, कभी कभी वेरी हाई लिख देगा, तो ये सब चलेगा, कोई मसला नहीं है, आप लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी तो ऑर्डर 1 मिलीमीटर पर सेकंड दे रहा है ना, यानी इसके हिसाब से क्या है, 10⁻³ है, और कहीं कहीं 10⁻⁴ भी होता है, कोई मसला नहीं है इनसे। ठीक है इंजन, अभी तक हमारे पास 11 रिस्पॉन्स आए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर इज ऑफ ऑर्डर 1 मिलीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत कम होता है, येट द बल्ब ग्लोज वेरी क्विकली आफ्टर स्विचिंग, बिकॉज पहला, क्योंकि रैंडम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी हाई। ये भी रीजन है, बिल्कुल सही रीजन है, पहला रीजन बिल्कुल सही है आदर्श, कि रैंडम स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का तो बहुत हाई होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भले कम होता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज सिंपली एडिशन टू द रैंडम वेलोसिटी। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर देयर एनर्जी वेरी क्विकली थ्रू कोलिजन। बिल्कुल सही पॉइंट है। याद रखिएगा कि करंट का फ्लो एक पल्स की तरह होता है, एक में हिट किया, हर जगह पहुंच गया, वो एक में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रॉन इसको पहुंचाया, अगला इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर किया, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इन द वायर वेरी क्विकली, बिल्कुल सही है, प्रोड्यूसिंग इन करंट थ्रू ईच क्रॉस सेक्शन। ये पॉइंट ज्यादा सही आंसर है। अगर आप देखो तो पूरा कंडक्टर है, कंडक्टर के एक छोटे से पोर्शन में भी फील्ड लग गया है, इस फील्ड के लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो गया है। इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हुआ छोटे से जगह में, तो छोटे से पोर्शन में करंट डेवलप हो गया, और यही करंट पूरे के पूरे क्या हो गया, कंडक्टर में भी डेवलप कर गया। इज इट क्लियर? क्या तो सी भी सही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? डी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अब हम अपने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। आपके मन में काफी सवाल है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी हुआ, मान लिया सर कि इलेक्ट्रॉन के पास एक एवरेज वेलोसिटी आ गई है, लेकिन उससे क्या, इलेक्ट्रॉन के पास एवरेज वेलोसिटी आने से करंट क्यों स्टेब्लिश हुआ, करंट कितना स्टेब्लिश हुआ,
ये बात समझने के लिए हम लोग करते हैं। तो हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। मैं अगले 10 मिनट तक 5 मिनट तक उम्मीद करूंगा कि आप लोग कॉपी पेन में लिखने के बजाय समझने की कोशिश करेंगे। समझ गए मैं सब साफ साफ लिखवा दूंगा, समझ जाओगे मैं सब साफ साफ दोबारा लिखवा दूंगा ऑर्डर में, ठीक है? समझ लो सब लोग। तो कैसे होता है करंट, ठीक है? तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन अपने पाथ से क्या हो गया, ड्रिफ्ट किया है। तो मैंने क्या ले लिया, मैंने कुछ ऐसा ले लिया कि मान लेते हैं हमारा एक क्रॉस सेक्शन है एक्स, क्रॉस सेक्शन एक्स। हमने क्या देखा कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अप्लाई कर दिया अभी। तो इसके वजह से क्या हो गया, एक फील्ड स्टेब्लिश हो गया ई, और फील्ड जैसे स्टेब्लिश हुआ इतना तो मान चुके हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फील्ड लगाया तो फील्ड के ऑपोजिट में इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग शुरू हुई। ड्रिफ्टिंग का मतलब अपने रास्ते से हल्का सा। तो हमने बोला कि चलो मान लेते हैं कि जो सेक्शन, एक सेक्शन था पहले यहां से कुछ ऐसे, एक सेक्शन था इलेक्ट्रॉन्स का सेक्शन था। जैसे ही हमने फील्ड अप्लाई किया, ये क्या हो गया, ये हमारा एक्स का जो क्रॉस सेक्शन है वो इसके इधर शिफ्ट हुआ होगा। तो हम मान सकते हैं कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, इधर शिफ्ट कर गया। लेकिन आपके मन में एक सवाल आएगा ना, कितना शिफ्ट किया, इस एक्स के पॉइंट से कितना शिफ्ट किया। अगर मैं बात बोलूं कि डेल्टा टी टाइम में, एक छोटा सा टाइम इंटरवल ले लेते हैं डेल्टा टी, और मेरी ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है बीडी, तो क्या मैं कह सकता हूं ये कितना ट्रेवल किया, बीडी इंटू डेल्टा टी। बोलिए, अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस ड्रिफ्ट किया है, तो मैं क्या बोलूंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाइम, इतना ड्रिफ्ट हुआ। तो क्या आप इतना मान सकते हैं क्या कि इतना इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट कर गया है? बोलिए, क्या आप ये मान सकते हो कि उस छोटे से पोर्शन में इतना इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर गया? मैं छोटे से पोर्शन की बात कर रहा हूं, एक सेक्शन पे बात कर रहा हूं कि इतना इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उस सेक्शन से पास हो गया। एक तरीके से ड्रिफ्ट हुआ का मतलब कह सकते हो ना कि वहां से पास हो गया। तो अगर मान लीजिए हमने ले लिया कि n है हमारा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है? तो मैं देखता हूं कि आखिर कितना इलेक्ट्रॉन पास कर गया। तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम पता है, तो मैं अगर इसका वॉल्यूम निकालने की कोशिश करूं छोटे से एरिया का, तो एरिया तो अपने को पता है, एरिया इंटू ये लेंथ कितना हो गया। तो मैं अगर लिखूं n इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, n इंटू वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू बी डी इंटू डेल्टा टी। ये मेरा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई लिखेगा नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ट्रांसफर्ड कितना हो गया, n इंटू ए इंटू बी डी इंटू डेल्टा टी, पहला आ गया। अब मैंने बोला कि अब बताओ कितना चार्ज डेवलप हुआ, Q कितना चार्ज पास किया। तो चार्ज कितना होता है, n इंटू ई होता है, Q इक्वल टू n इंटू ई, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इंटू ई। तो कितना बन गया, n a b d डेल्टा टी इंटू ई हो गया। अब मैं बोलूं करंट कितना होता है, तो करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम होता है। तो क्या आ गया, n a b d डेल्टा टी इंटू ई बाई डेल्टा टी। तो क्या I इक्वल्स टू आ रहा है क्या, n e a b d? बोलिए, क्या आपको एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है क्या, ये जो करंट है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बोलिए, क्या एक रिलेशनशिप डेवलप होते हुए देख रहे हो क्या कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एक बेसिक इनपुट समझ में आया क्या, हमने क्या समझा? मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करके लिखवाऊंगा इसको। मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया, मैंने बोला कि एक सर्टेन सेक्शन जो है वो हल्का सा अपने पार्ट से ड्रिफ्ट किया। मैंने चेक किया कितना ड्रिफ्ट किया। जो पोर्शन ड्रिफ्ट किया ये हर जगह हो रहा है, एक सिर्फ एक्स पे नहीं, यही काम यहां भी हो रहा है, यही काम यहां भी हो रहा है, हर जगह इतना ही शिफ्ट किया है। ड्रिफ्टिंग तो हर जगह सेम ही है ना। तो इतना शिफ्ट किया है, तो इसके वजह से करंट का फ्लो कितना ऐड हुआ है। देखो भाई, इतना ड्रिफ्टिंग अगर हुआ है तो इस ड्रिफ्ट के वजह से एक तरफ एक सर्टेन सेक्शन मूव किया है, हर इतने सेक्शन का सारा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है, मूव किया है।
तो जब मूव किया है तो इलेक्ट्रॉन अगर पास मूव किया एक जगह से, तो हम बोलेंगे ना कि एक छोटा सा करंट जो फ्लो पास स्टेब्लिश हुआ ही है वहां पे। वो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। जितना ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा करंट स्टेब्लिश होगा। क्या हम लोग शुरुआत करें डेरिवेशन लिखना ठीक से? शुड बी स्टार्ट? ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये डेरिवेशन। मैं इसीलिए बहुत सीरियस हूं इस डेरिवेशन को लेकर के। चलिए अब हम बहुत साफ साफ लिखेंगे इसको। चलिएगा, और ये जो लिख रहे हैं ये हमारे अगले आधे घंटे तक सारे डेरिवेशन में काम आएगा। लिखते हैं, कंसीडर अ कंडक्टर, consider a conductor with free electron density B n, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी B n। ये तो अपने को कंडक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ कंडक्टर B L and its cross sectional area is A। ये भी मानना पड़ेगा। हमने क्या माना? इसका पूरा का पूरा लेंथ मान लिया क्या? L, ठीक है। और हमने एरिया क्या मान लिया? A, ठीक। ये हमें मानना ही पड़ेगा, कंडक्टर तो अज्यूम करना ही पड़ेगा। उसके बाद a potential difference, एक एक स्टेप समझना। a potential difference is applied across ends of conductor। A potential difference is applied across ends of conductor, hence potential difference V equals to, so yeah, drift velocity Vd equals to E by m into tau। मैं प्रॉपर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर मैग्नीट्यूड की बात। Vd equals to E by m into tau, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया ऑब्वियसली। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो मेरे पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टेब्लिश हो जाएगा। तो और क्या लिख सकते हैं? और इक्वल्स टू लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ई के जगह V बाई एम एल इंटू टाउ। ये दोनों रिलेशनशिप अपने को पता ही है, ठीक है। वी पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में और फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। अब हमारे पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अब थोड़ा हम आगे देखते हैं। हमने नाम दे दिया एक सेक्शन का पी क्यू आर एस, ठीक है। तो लिखते हैं कंसिडर a section of conductor drifting, consider a section of conductor PQRS drifting
at a cross section ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स number of electrons transferred इक्वल्स टू क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम। बड़ा सिंपल डेरिवेशन है ये, n इंटू वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना ड्रिफ्ट होगा, तो n इंटू वॉल्यूम। क्लियर है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा इसका देखते हैं। वॉल्यूम, वॉल्यूम n, n इंटू वॉल्यूम कितना होगा इसका, वॉल्यूम होगा एरिया इंटू QS, एरिया इंटू QS। और हम QS का लेंथ पहले ही निकाल चुके हैं। QS क्या है, QS ही एक्चुअली मेरा क्या है, ड्रिफ्ट है। QS ही एक्चुअली हमारा क्या है, ड्रिफ्ट है। QS इक्वल्स टू क्या है, BD इंटू डेल्टा टी। ठीक है, QS इक्वल्स टू ड्रिफ्ट, मैं लिख सकता हूं यहां पे ड्रिफ्ट इन स्मॉल टाइम डेल्टा टी। अगर मैं बोलूं इस छोटे से डेल्टा टी टाइम में कितना ड्रिफ्ट हुआ है, तो वो उसका वैल्यू कितना है, Q इंटू एस। QS है टोटल, Q इंटू एस, QS। क्लियर है, वो VD इंटू क्या हो गया, डेल्टा टी। तो हमको इसका वॉल्यूम निकालना बहुत आसान है। वॉल्यूम कितना होगा, N इंटू एरिया इंटू BD इंटू डेल्टा टी। ये हमारा पूरा का पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो गया। आगे देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि टोटल चार्ज ट्रांसफर, टोटल चार्ज ट्रांसफर, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर पता चल गया तब कौन सी बड़ी बात है। टोटल चार्ज ट्रांसफर इक्वल्स, मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं N A B D डेल्टा T इंटू E। क्लियर है, नंबर पता चल गया तो, नंबर पता चल गया तो चार्ज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अगर आपको ये Q पता चल चुका है तो करंट नहीं निकालेंगे। ठीक है, करंट यानी I, इसलिए छोटे से टाइम में करंट कितना फ्लो करेगा, क्या नहीं लिख सकते हैं, Q बाई डेल्टा टी। बोलिए, तो करंट कितना हो गया, करंट इक्वल्स हो गया, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो NaVd इंटू ई। और यहीं से अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एस्टेब्लिश हो गया, I इक्वल्स टू NeAVd। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्या ये सबको क्लियर है। सब लोग साफ साफ लिखिए, 3 नंबर का डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन आप देखो कुछ नहीं है इस डेरिवेशन में। इसलिए कहता हूं ये चैप्टर इजी हो जाता है, क्योंकि डेरिवेशन में कोई दम नहीं होता, लेकिन समझना पड़ेगा। मैंने बोला कि चलो आपने पढ़ लिया था कि ड्रिफ्टिंग होती है, मैंने बोला हो रहा है ड्रिफ्टिंग, पर कितना ड्रिफ्ट हो रहा है, ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट स्पीड कितना है, तो VD। मैंने बोला कि छोटे से टाइम डेल्टा टी में कितना ड्रिफ्ट होगा, तो निकाल लेंगे, इतना ड्रिफ्ट हुआ VD इंटू डेल्टा टी। अब उतना ड्रिफ्ट हुआ तो इतना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा है, तो उतना चार्ज फ्लो किया है ना। इतना वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आगे बढ़ा है तो उतना चार्ज भी फ्लो किया है। देख लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले कितना मूव किया, क्योंकि हम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है ना, हर वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है, उसके लिए हमने लिख लिया n। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकाला उतने वॉल्यूम का, उसके बाद उसका चार्ज निकाला। इज इट क्लियर।
कल्याणी, कल्याणी मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान दीजिए। कल्याणी देखिएगा, कल्याणी मैंने बोला कि ड्रिफ्टिंग हो रही है, ड्रिफ्टिंग हो रही है, तो आखिर एक इलेक्ट्रॉन में कितना ड्रिफ्ट होगा डेल्टा टी टाइम। तो आपको पता है कि मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, वीडी है, और ऑपोजिट टू द फील्ड है, फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं पूछूं कि एक इलेक्ट्रॉन कितना ड्रिफ्ट किया होगा तो क्या बोलोगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरा यहाँ पे होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे होगा, कितना ड्रिफ्ट किया होगा? वीडी इंटू डेल्टा टी नहीं ट्रेवल करेगा। बोलिए कल्याणी, इज इट क्लियर क्या? इसी तरीके से कल्याणी पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं उस वॉल्यूम में, वो पूरा का पूरा अगर एक साथ लेंगे तो वो भी कितना शिफ्ट किया होगा? इतना ही शिफ्ट किया होगा। क्लियर है? चलिए, वैष्णवी जो आपने सवाल पूछा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट को लेके, क्या वो क्लियर है क्या? आपने पूछा था कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का क्या रिलेशनशिप है, क्या क्लियर है? देखो सीधा हिसाब है, अभी तक हमने क्या समझा, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगा, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा तो करंट ज्यादा होगा। क्या ये क्लियर है क्या? एनसीईआरटी में जब पढ़ना शुरू करोगे तो कुल मिला के 12 से 10 से 12 पन्नों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आप समझ ही नहीं पाओगे इसका स्टार्ट कहाँ है और एंड कहाँ है। ठीक है, एक बार पूरा समझ करके एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? सबको क्लियर है? हो गया? चलिए, तो इतना तो अपने को स्टेब्लिश हो ही गया अब कि हमारा जो करंट है, ठीक है, करंट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यानी हम यहां लिख सकते हैं flowing through the conductor through the conductor is directly proportional to drift velocity। डन हो गया। चलिए, ये हमारा करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लिया हमने। अब यहीं से एक नया रिलेशनशिप भी डिराइव होता है, यहीं से एक नया रिलेशनशिप भी डिराइव होता है, और हम लोग I बाई ए इक्वल्स टू लिख देते हैं NEVD। तो I बाई ए को नया नाम देते हैं J, J इक्वल्स टू होता है NEVD। ये J क्या होता है समझते हैं? J होता है करंट डेंसिटी। J को कहते हैं हम लोग, J इज नथिंग बट करंट डेंसिटी। नया टर्म है, समझ लेते हैं क्या होता है। एग्जाम में ये रिलेशनशिप भी बहुत यूज होता है। ये J स्मॉल होता है, वैसे J कैपिटल लिखना ठीक नहीं है, J स्मॉल यूज होता है, J स्मॉल यूज होता है। ठीक है, J इक्वल्स टू NEVD।
नया टर्म है करंट डेंसिटी, समझ लेते हैं, कुछ खास नया नहीं है, कुछ खास नई चीज नहीं है। करंट डेंसिटी, क्लियर है? जे, जे बेसिकली होता है करंट डेंसिटी। इसके बारे में हम अगले स्लाइड में थोड़ा पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्लियर है? क्या कोई नई चीज नहीं है इसमें? आई इक्वल्स टू क्या था? एनईएवीडी। एकदम फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, एनईएवीडी। लेकिन आई से क्या बन गया? जे बन गया। जे इक्वल्स टू क्या हो गया? एनईवीडी। और ये फॉर्मूला देखने में बेकार फॉर्मूला लगता है, पर जेई में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस फॉर्मूले ने। मैं अगले दिन इस पे क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को। इस फॉर्मूले पे खूब क्वेश्चन आए हैं जेई में, खासकर पिछले कुछ सालों में। अगर मैं बोलूं तो ये फॉर्मूला पहले बोर्ड्स के लिए ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस फॉर्मूले पे भी वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चन आए। हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले दिन, ठीक है? जल्दी इसको लिख लीजिए, और हम लोग अपने एक नए टर्म जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसकी बात हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है? दैट इज करंट डेंसिटी। अब करंट, नया टर्म इंट्रोड्यूस जब कर दिया है तो नया टर्म को समझना भी पड़ेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। करंट डेंसिटी यानी जे। समझने को सिंपल, अगर इसको अगर थ्योरेटिकल समझने की कोशिश करोगे तो इट इज डिफाइंड एज, और इट कैन बी डिफाइंड एज current flowing per unit cross sectional area, per unit cross sectional area। ठीक है, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं जे की बात करूं, सिंपल, जे इक्वल्स टू क्या हो जाता है? आई अपॉन ए। आई अपॉन ए, जे इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए। शिवम प्रीवियस स्लाइड, चलो शिवम इतना तो दिखाई सकते हैं, मैं मिस कर गया, आप समझ लो शिवम, उसके बाद देख टाइम दे दूंगा। तो जे इक्वल्स टू क्या हो गया? आई पर यूनिट है। यूनिट क्या हो जाएगा इसका? यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब इसके बारे में अगर समझें तो याद रखिएगा, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बड़ी बात है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और याद रखिएगा, हम लोग मान लीजिए हमारे इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है आई, हमारे इस करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है? इस सेक्शन में अगर देखें तो इस सेक्शन का एरिया अपना क्या होगा? ए वेक्टर। और जे का डायरेक्शन हमेशा करंट के डायरेक्शन के अलोंग रहता है, हमेशा करंट के डायरेक्शन के अलोंग रहेगा। ये कितना हो गया मेरा? जे वेक्टर। ये मेरा हो गया जे वेक्टर, करंट डेंसिटी। क्लियर है क्या? करंट डेंसिटी जे वेक्टर हो गया। तो हम लोग लिखते हैं आई इक्वल्स टू जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर है क्या? करंट तो स्केलर क्वांटिटी है ना, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है? जे डॉट ए। यानी हम लिख सकते हैं, अगर एंगल क्या है? थीटा है, तो आई इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? जे इंटू ए कॉस थीटा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? हो सकता है इसका हम कोई यूज आगे ना करें, लेकिन टर्म है, इसको दिमाग में रखना जरूरी है। एक दो बार यूज करेंगे इसका, एग्जाम में कभी कभी टर्म दे देता है। क्या क्लियर है?
करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। I जो होता है वो J डॉट A होता है। इज दिस क्लियर? बताओ बच्चों, क्या क्लियर है? नया टर्म बस ला दिया ना, यूज किया था तो जानना जरूरी था। और आज का सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू कर रहा हूं अभी, ओम्स लॉ। कितने लोग ओम्स लॉ याद है, बताओ जल्दी। सिर्फ रिया को याद है? क्या होता है आदर्श, कोई कोई बताएगा? कल्याणी, अनम्यूट कर रहा हूं, बताइए कल्याणी, ओम्स लॉ क्या होता है? आनंद क्या पूछ रहे, आनंद क्या पूछ रहे हो? डॉट प्रोडक्ट का मतलब ही स्केलर प्रोडक्ट होता है। कल्याणी विल यूज चैट। अंजन तुम बताओ, कोई कौन बताएगा मुझे? हरीश, हरीश तुम बताओ, चलो अनम्यूट कर रहा हूं। दिव्या ने भी हैंडल्स कर दिया। ओम्स लॉ बताओ। सर सर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो जो होता है उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं उतना अग्री नहीं किया पूरे डेफिनेशन से। राघवेंद्र इसको सुधारो कुछ, राघवेंद्र इसको सुधारना है आपको, जो इन्होंने बोला रीज ने कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसमें कुछ सुधारना है क्या? नो सर सही है, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो कांस्टेंट हटाने के लिए रेजिस्टेंस आ जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर, और कुछ था कांस्टेंट क्या? सर सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहने चाहिए। कंडीशंस कांस्टेंट बोले हो राघवेंद्र, यही ना? Yes. अभी तक आपको ये मानना पड़ा था कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। आज आप प्रूफ देखोगे कि कैसे वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। यही इसका इंटरेस्टिंग पार्ट है आशीष। देखते हैं आज एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि कैसे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है रिया, आपने जो बोला वो बिल्कुल सब कुछ हम लोग क्लियर करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। पहला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ई बाई एम इनटू टाउ। ये एक चीज पढ़ा है हमने। आगे क्या पढ़ा है हमने कि जो आई होता है वो क्या होता है? NeABD। बोलिए, क्या यही दो फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है क्या? कंडक्टर के बारे में मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, सारी चीजें हम पहले से लिख चुके हैं। मैं याद रखिएगा, ओम्स लॉ कभी डिराइव करने को आ जाए तो ये वाला फॉर्मूला भी डिराइव करना पड़ेगा। याद रखिएगा, ओम्स लॉ कभी आ जाए तो ये फॉर्मूला भी डिराइव करना पड़ेगा आपको। 2-3 नंबर का आएगा, आप सीधे सीधे नहीं लिख सकते हो, इन दोनों को यूज कर सकते हो। तो ओम्स लॉ का डेरिवेशन स्टार्ट्स फ्रॉम इनिशियल। तो देखते हैं, मैंने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, कंडक्टर के थ्रू करंट पास कर रहा है, कंडक्टर का अपना लेंथ है, कंडक्टर का एरिया है, क्लियर है, सब कुछ फ्लो कर रहा है। कंडक्टर की प्रॉपर्टी है n, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्लियर है। बीच बीच में एक फील्ड भी स्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, सब कुछ हमने देख लिया। मैं बस इतना चाहता हूं कि ये इक्वेशन 1 है, मान लीजिए ये अगर इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो लिख सकता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ VD from equation 1 in equation 2। वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या रिलेशनशिप आता है। तो हमने पुट किया, I इक्वल्स टू लिखा NeA और VD की जगह क्या लिखा? इज इट क्लियर? अब मैं क्या कहता हूं, वी नो कि E इज इक्वल टू V अपॉन L।
तो मैं इसको भी अब पुट करने की कोशिश करता हूं। मुझे I और V के बीच का रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे ये तो करना पड़ेगा। मैं यहाँ ना E स्क्वायर लिख देता हूँ, 2E है, A बाई M, E के जगह लिख दिया V अपॉन L इंटू टाउ। इज दिस क्लियर? क्या सबको ये रिलेशनशिप क्लियर है? E के जगह बस V बाई L लिख दिया है, E के जगह बस V बाई L लिख दिया है। यहीं से अपना बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप आता है। क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे सब लोग? क्या मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू, V इक्वल्स टू अगर निकालना हो मुझे, तो क्या लिख सकते हैं? M L बाई N E स्क्वायर A टाउ इंटू करंट। बोलिए, क्या ये लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट दिस? मुझे बताओ, क्या ये लिख सकते हैं? कोई तकलीफ है तो बताओ मुझे, कोई तकलीफ है तो बताइए। कैन वी राइट दिस? मुझे बताओ, क्या हम लोग लिख सकते हैं? लेकिन मैं अभी भी अगर मैं ये डेरिवेशन कर रहा हूं, तो मैं अभी भी ये मानने को तैयार नहीं हूं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, सीधे सीधे कह सकते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि V और I के अलावा क्या क्या टर्म्स हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट दो चीजें आ रही है, वो तो एक तो M है और दूसरा E है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इसके बारे में दिमाग लगाना है क्या? ये तो किसी दिन कांस्टेंट रहेगा, ये तो किसी दिन M और E तो गया। अगला 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 लिखते हैं, एल और एरिया, लेंथ और एरिया अगर कांस्टेंट हो, लेंथ और एरिया अगर कांस्टेंट हो, इसी को कहते थे ना फिजिकल, इसी को कहते थे ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट या फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। बोलिए, एल और ए अगर कांस्टेंट होगा तो फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट होगा। फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशंस। अगर मेरा टाउ कांस्टेंट है, इसका साफ मतलब है टाउ रिलेटेड टेम्परेचर से है, रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो क्या कहने का मतलब है? टेम्परेचर मस्ट रिमेन कांस्टेंट। समझ में आ रहा है ये टेम्परेचर वाला फैक्टर कहां से आ गया था? सब मैथमेटिकल है, कुछ भी थ्योरेटिकल नहीं है। तो अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो टाउ कांस्टेंट, फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट रहेगा तो लेंथ एरिया कांस्टेंट, और एम ही तो कांस्टेंट है। तो क्या अब कह सकते हैं क्या? अब कह सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? इफ फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट, या मैं सीधा और लिख दूं, फिजिकल कंडीशंस एंड टेम्परेचर remain constant, then potential difference applied across the conductor is directly proportional to current through conductor।
क्या सबको ये क्लियर है क्या? क्या ये ओम्स लॉ कहां से आया ये सबको क्लियर है क्या? दैट इज बेसिकली ओम्स लॉ स्टेटमेंट. ओम्स लॉ स्टेटमेंट. इज दिस क्लियर? ओम्स लॉ स्टेटमेंट. क्या ये सबको क्लियर है? इतना मुझे बताओ. क्या ओम्स लॉ जो हम लोग आज तक पढ़े थे, क्या वो चीज आपको मैथमेटिकली क्लियर है क्या? देखो, आप, मुझे पता है कि मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, पर क्या उसका बेसिक समझ में आ रहा है कि जो फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट बोलते थे, मतलब क्या था उसका? बोलिए. तो क्या अब हम सीधे शब्दों में लिख सकते हैं क्या? अगर मुझे कोई बोले तो मैं सीधे शब्दों में लिख सकता हूं क्या? P is directly proportional to I. बोलो, कांस्टेंट क्या आता था? आप बताइए, मेरा वेट क्यों कर रहे हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. क्या एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता था? खुद बता दो. वेरी गुड. V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो सबको पता है कि V इक्वल्स टू I. अब ये मत नहीं लिखूंगा कि R क्या होता है. R यू नो वेल. R आप जानते हो कि R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर. रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. इज दिस क्लियर? B इक्वल्स टू IR. इसी के लिए चैप्टर की शुरुआत यही है. और याद रखिएगा, डेरिवेशन जो कराया हूं एनसीईआरटी में, देखो खोल करके, कई पेजेस में स्प्रेड है ये पूरा का पूरा. मेरे नोट्स को एक बार शुरू से रिकॉल करो, उसके बाद जाके अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा. B इक्वल्स टू IR, इसी के लिए पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे. यही 10th में आपको पहले लाइन में मिल जाता है BIR. तो क्या आप ये R क्या होता है नहीं देख रहे हो क्या? क्या आप इस R की वैल्यू नहीं पता चल रही है आपको क्या? क्या R या रेजिस्टेंस जो है, अब देखो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक, क्योंकि वो ना आएगा आपको, और 10th का पढ़ा हुआ है तो मैं इतना चाहता भी नहीं. आर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कि करंट के फ्लो में कितना हमको हिंड्रेंस ऑफर हो रहा है. तो आर इक्वल्स टू कितना हो गया? एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए टाउ. सोचो, ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है. आप आर जिसको मानते थे छोटा टर्म, वो इतना बड़ा टर्म होता है. छोड़ो बाकी कहानी, 10th के हिसाब से भूल जाओ. मुझे बताओ, क्या अब आप ये नहीं निकाल सकते हो कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? आप बताइए मुझे. कांट यू टेल मी कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? मुझे बताओ. ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा इसको, लेकिन आप मुझे बताओ कि आप बता सकते हो क्या अभी इस रिलेशनशिप को देख करके, क्या आप बता सकते हैं रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? अंजन बिल्कुल सही, मैं लिखवाऊंगा वैसे इसको. क्या आपने पढ़ा था क्या लेंथ एरिया वाला फैक्टर? अच्छा देखो, पहले तो सिद्धांत आपने गलत बोल दिया. मास तो कांस्टेंट है ना इलेक्ट्रॉन का. एम और ई के चक्कर में क्यों पड़े हैं हम लोग? एम और ई तो बेकार है अपने लिए. तो रेजिस्टेंस बेसिकली हमारा डिपेंड कर रहा है लेंथ पे, एरिया पे, और टाउ बोले तो टेम्परेचर. टाउ बोले तो टेम्परेचर, याद है? टेम्परेचर. तो लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, तीन चीजों पे रिलेशनशिप देख के समझ में आ रहा है. गलत है आनंद, आपने गलत लॉजिक दिया. आनंद आपने लॉजिक दिया आर इंक्रीजेस एज टेम्परेचर डिक्रीजेस. मैं पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन गलत लॉजिक है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टाउ डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा. मतलब एंड में क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा. क्लियर है क्या? गलत है अंजन, लॉजिक नहीं समझ पाए. टाउ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़े टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टाउ घटेगा, और टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा. इज इट क्लियर? निधि,
आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म यूज किया, एन, मटेरियल की प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बात है, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा। समझ में आ गया ना निधि कि किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा? हम रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे बात करेंगे थोड़ी देर में, टाइम बचा तो। क्या ये डेरिवेशन ओम्स लॉ कहां से आया, कैसे आया, इतना समझ में आया क्या? कर लो डेरिवेशन, इसके बाद डेरिवेशन नहीं है चैप्टर में, मतलब है छोटे छोटे, वो बेसिकली मैथमेटिक्स है। यही डेरिवेशन अपना पूरा का पूरा एक साथ। देखो, एक हमने कहानी शुरू की कहां से? हमने कहानी शुरू किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी से, और एंड कहां किया? ओम्स लॉ पे। यही है करंट इलेक्ट्रिसिटी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। राघवेंद्र, जो आप बात बोल रहे हो ना, मुझे 5 मिनट का टाइम देना पड़ेगा आपको। वैसे तो आप, वैसे इसी से हम लोग रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, वो उसके चक्कर में भी पढ़ते नहीं है हम लोग। अब थोड़ा ना ओम्स लॉ पे फोकस करते हैं, क्योंकि नाम ले लिया ओम्स लॉ तो पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है? तो ओम्स लॉ जो बताने वाला हूं आपको आता है, ओम्स लॉ के ग्राफ बताने वाला हूं। तो आपने इतना तो पढ़ लिया कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R। अदर्स ठीक है, हम लोग आएंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे, अभी क्यों परेशान होना है? अभी इसके लिए अगला स्लाइड मेरा वही होगा, अगला पोर्शन। और आप तो समझ ही चुके हो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कैसे आएगा। तो मैंने बोला ये V है और ये I है, और हमने ग्राफ बनाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखिएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप होता है, वो स्लोप देता है अपने को रेजिस्टेंस। ठीक है, याद रखिएगा, स्लोप बेसिकली अगर एंगल थीटा से टेंड कर रहा है तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? अब मैं इससे ज्यादा बता करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये चीजें इतना भी नहीं है कि आप 10th वाला पार्ट है। VI ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा। मान लीजिए कोई VI ग्राफ दिया हुआ है ऐसा, और मान लीजिए कोई दो ग्राफ्स बने हुए हैं। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, दो केसेस हैं। तो आपको भी पता है कि इस केस में स्लोप ऑफ 2 विल बी हायर, स्लोप ऑफ 2 इज हायर देन स्लोप इन 1। हम कह सकते हैं इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है सबको? मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि ये हम पढ़ चुके, जानते हैं ये हम लोग। बोलिए, इज इट क्लियर? V इक्वल्स टू आई आर, ये आप पहले से जानते थे, हम उसको डेराइव किए बस खाली आज। ठीक है, अब मैं आपका 2 मिनट लूंगा और 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, और अगले दिन इसी स्लाइड से हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आप लोग के अंदर जो सवाल है उन सवालों को एड्रेस कर लेना जरूरी है, क्योंकि आपके कई सवाल आए हैं आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमने क्या लिया? हमने देखा R इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखा ml/ne²। कोई लिखेगा नहीं इसको, कोई इस रेजिस्टिविटी को नहीं लिखेगा, मैं अगले दिन लिखवाऊंगा ठीक से, आज समझा रहा हूं बस। R इक्वल्स टू ml/ne² a इंटू टाउ। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा है। तो हमने एक बात तो इससे अंडरस्टैंड कर लिया कि फॉर अ गिवन, मैं लिख देता हूं, फॉर अ गिवन कंडक्टर, याद रखिएगा, गिवन कंडक्टर अगर दे दिया गया, इसका मतलब उसका n कांस्टेंट कर दिया। समझो बात को, फॉर अ गिवन कंडक्टर का मतलब मटेरियल दे दिया आपको, उसका n, स्मॉल n, उसका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टाउ भी गया, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हम क्या समझ गए? n हमारा कांस्टेंट है और हमारा टाउ भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं?
resistance is directly proportional to length और resistance is inversely proportional to area. Clear है? तो क्या R is directly proportional to L upon area नहीं लिख सकते हैं? तो R equals to नहीं लिख सकते, एक नया टर्म नहीं आ जाएगा, रो L by A. बोलिए, इसी को रेजिस्टिविटी कहते थे क्या? क्या इसी को आप लोग पढ़े थे ना, रेजिस्टिविटी? नया चीज कुछ नहीं बता रहा हूं, बोलिए। तो इसको आपने रेजिस्टिविटी कहा था, तो क्या अब आप कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कितना आ गया? M by N E स्क्वायर टाउ। इज इट क्लियर क्या? अब मुझे लास्ट एंड समझा रहा हूं। अब आप मुझे बता सकते हो क्या कि ये रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? सब अगले दिन लिखवा दूंगा शुरुआत में, टेंशन मत लो। किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? ध्यान से गलती कर रहे हो। एक है एन बोले तो नेचर ऑफ मटेरियल, नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है ना, तो नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा। क्लियर है? दूसरा टाउ यानी टेम्परेचर। याद रखिएगा, रेजिस्टेंस की बात करोगे तो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर, चार चीजों पे डिपेंड करेगा। अच्छा टाउ नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है, यही कहना है ना? ठीक है, वही है, ठीक है। चलो, एग्जैक्ट रिलेशनशिप में अगले दिन पढ़ाऊंगा। मैंने बस आपको बताया कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, नेचर और टाउ, टेम्परेचर। ये लेंथ, एरिया, नेचर, टेम्परेचर, चार चीजों पे डिपेंड करता है। क्या यही सब चीजें आपने पढ़े थे क्या आप लोग क्लास 10th में? क्या क्लास 10th में यही सब चीजें आप पढ़े थे क्या? मैं इसी के साथ क्लास को एंड कर रहा हूं, ये दिखाते हुए कि हम लोग ओम्स लॉ का डेरिवेशन किए हैं। अगले दिन ओम्स लॉ में आगे बात करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ पे क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोग, आपको क्वेश्चन आता है I इक्वल्स टू NEABD पे, जिसके बारे में हम लोग बात आगे करेंगे। जो भी इससे बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो अगले दिन करेंगे। हमारा बहुत बड़ा टॉपिक खत्म हो गया। इस चैप्टर का ये सबसे लेंथी टॉपिक था। अब मैं चाहता हूं आप लोग अपना पूरा डेरिवेशन को ठीक से देख के आए अगले दिन। मैं रिकॉल समरी पूरा एक साथ दूंगा आप अगले दिन। स्लाइड अपलोड तुरंत 2 मिनट में हो जाएगा, बस टेंशन मत लो। हैव अ नाइस डे। और आज कैपेसिटर का आज वर्कशीट दूंगा, स्टार्ट सॉल्विंग। ओके चलो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।